सेकंड तरीका आपका है, सीधे लेट जाइए, दोनों पैर की एड़ी को जमीन पे या फिर बिस्तर पे टिका दीजिए और आप चेक करेंगे तो आपके अंगूठे एक छोटे और बड़े मिलेंगे। फिर इसको भी देख के हम लोग आसानी से डायग्नोस बनाते हैं कि यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है इनबैलेंस चल रही है। सर जैसे लेफ्ट बड़ा है राइट बड़ा है तो इससे अलग अलग डिफरेंट। हाँ, अलग अलग आएंगे। नाभि हमारे 8 दिशाओं में डिसलोकेट होती है और नाभि हमारी होती है 8 प्रकार की होती है और हर नाभि कुछ ना कुछ कहती है। थोड़ा सा यहाँ पे ज्योतिषी पार्ट ऐड किए हुए हैं कि नाभि की बनावट भी आपके नेचर, आपकी बीमारियां, आपके अन्य सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं। नाभि जो हमारी होती है 8 प्रकार की होती है और यह 8 दिशाओं में डिसलोकेट होती है। एक दिशा नहीं, 8 दिशाओं में डिसलोकेट होती है। इसको चेक करना रहता है तो चेक करने का जो तरीका आपका होगा वो तरीका होगा इस तरह से। मान के चलिए कि ये नाभि है। इस नाभि से एक अंगूठा ऊपर, एक अंगूठा लेफ्ट, एक अंगूठा डाउन, एक अंगूठा राइट, एक अंगूठा दोनों के सेंटर में। टोटल कितने हुए? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 दिशाओं में नाभि आपकी डिसलोकेट होती है। तो जो हम चेक करेंगे तो नाभि पे सबसे पहले अपने थंब को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जहां पे हैं आप ऐसे बैठे हैं तो बैठ के, या फिर यदि लेटना चाहें तो लेट जाइए। लेट के अपने नाभि पे अपने थंब को ऐसे रखिए, इस तरह से बनाए, लेट के एकदम स्पष्ट रखिए। वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो ऑफ करके आप इत्मीनान से यहाँ पे रख के देखेंगे तो यदि आपकी नाभि सेंट्रलाइज होगी तो जिस तरह से आपका हार्ट बीट होता है उसी तरह से यहाँ पे हार्ट बीट मिलेंगे। यदि आपकी नाभि सेंट्रलाइज नहीं होगी तो यह अलग अलग जगह पे हार्ट बीट मिलेगा। फिर उसके हम अपने अंगूठे को लेंगे, अपने नाभि से एक थंब ऊपर जाएंगे, यानी हमारा नाभि ऐसे एक थंब ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और इसके राउंड चारों तरफ 8 ये जो पॉइंट है, इन 8 पॉइंट पे हम प्रेशर देना शुरू करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि हमारी नाभि किस दिशा में डिसलोकेट हुई। तो वहां पे भी आपको पता कैसे चलेगा? जिस तरह से धड़कन धड़कती है उसी तरह से जहां पे नाभि आपका डिसलोकेट होगा वहीं पे आपकी धड़कन धड़कते हुए मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे मिले, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं पे भी मिल सकती है। सर किसी एक का मिला? क्वेश्चन सर, हाँ धड़कन कैसे मालूम पड़ेगा? हमने तो एक हाथ से हम लोग ये देख रहे हैं, दूसरे हाथ से ना धड़कन कैसे चेक करेंगे? अरे आपके नाभि पे हार्ट बीट की तरह धड़कता हुआ नाभि धड़कता है, जिस तरह हार्ट बीट धड़कती अच्छा, है ना। जैसे हार्ट बीट पे हार्ट के वो नस के ऊपर जाता है हाथ, ऐसे वो नाभि भी। अच्छा ऐसा। इसी तरह ओके। नाभि धड़केगी। सीधा लेट जाइए, सीधा लेट के आप इसे चेक कर लीजिए। लेट जाइए, बिना लेटे नहीं होगा। लेट के अपने दोनों हाथों की इस तरह से बनाइए और नाभि पे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए जाइए। ज्यादा प्रेशर नहीं देना होगा, हल्के हाथों से प्रेशर देना होगा। कितने लोगों को सेंट्रल में मिला?
कोई है जिन्हें सेंट्रल में मिला? एनी पर्सन? सीधा लेट जाइए, लेट के जो है ना अपने नाभि पे इसे आप डालिए फिंगर को, देखिए किधर आपको नाभि धड़क रही है। एनी पर्सन, किसी को मिला सेंट्रल में? नहीं सर। ना सर। मिला सेंट्रल? सर मुझे मिला है, सेंटर में धक धक कर रहा है। ठीक है, नाभि आपका बैलेंस है। यदि सेंट्रल में नाभि आपकी धड़क रही है तो नाभि आपकी बैलेंस। और किसी का सेंट्रल में मिला हो? सर सेंटर में भी, लेकिन थोड़ा अपवर्ड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। हाँ, तो ऊपर की तरफ आपकी नाभि खसक चुकी है, सेंट्रल में नहीं है गोविंद जी। सेंट्रल में लाना जरूरी है। सेंट्रल में कैसे बताते हैं आपको। जैसे आपने अभी उंगलियों को बताया था, तो लेफ्ट वाली उंगली बड़ी दिखती है, छोटी जो उंगली बताई ना आपने हार्ट लाइन को मिला के, तो लेफ्ट वाली आग थोड़ी लंबी मिलती है। छोटी बड़ी होगी। यदि सेंट्रल में नाभि आपकी धड़कते हुए नहीं मिल रही है तो वहां पे भी आपको इनबैलेंस पाया जाएगा। जी ये ट्रीटमेंट का आपका पहला प्राइमरी स्टेप है। जी बिना इसके ट्रीटमेंट आप करेंगे, रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो नाभि ही होती है हमारी। इसे सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी होता है। और किसका किसका मिला सेंट्रल में? बोलिए कविता जी, सेंट्रल में मिला मैडम? हाँ जी सर, सेंटर में। वेरी गुड, सेंट्रल में मिल गया, अच्छी बात है। सर नीचे की ओर लगा है साहब, पर तुरंत खिसक गया, मतलब मालूम एक बार ऐसा लगा कि नीचे धड़क रहा है, पर फिर वापस डिस्प्ले, हाँ मालूम नहीं पड़ा, फिर ऐसा लगता ही नहीं है। एकदम एकदम ध्यान से रिलैक्स होके ध्यान से देखिए कि आपकी ये पांचों, चारों फिंगर और एक थंब में किस तरफ आपकी नाभि धड़कते हुए मिल रही है, यहाँ से फील हो जाता है। जब अपने नाभि पे ऐसे डालिएगा ना प्रेशर, तो जिस साइड आपकी नाभि धड़कते हुए रहेगी उस साइड आपको उस फिंगर पे इंडिकेशन हो जाएगा। या सेंटर में होगा तो एकदम बीचों बीच आपकी नाभि धड़केगी, एकदम सेंटर में धड़केगा। और यदि इधर उधर होगा तो आपको उस फिंगर के अकॉर्डिंग जो है आपके नाभि धड़कते हुए मिल जाएगा। बहुत बारीकी से टेस्ट करिए, जल्दबाजी में मत करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और जब प्रैक्टिकल तभी अच्छे से हो पाता है जब हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। सर फिर आप शोल्डर के फिर आप साइड में। बताते हैं यह कितनी बीमारियों को जन्म देता है, किस साइड जाएगा तो कौन सी बीमारी को इंडिकेशन करेगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी। सर राइट साइड के शोल्डर के साइड में बीट सुनाई देती। नाभि आपका इनबैलेंस है। और किसका? केवल दो लोगों ने कहा कि नाभि उनका सेंट्रल में धड़क रहा, कविता सर जी मेरा और भी सेंटर में है, लेकिन वो जो आपने 15 दिन पहले जो ट्रीटमेंट बताया है वो उसके बाद में सेंटर में। सेंट्रल में भी एट टाइम सेंट्रल होना चाहिए। और किसी का? और भी किसी का है सेंट्रल? राइट साइड में धड़क रहे थे, के पास में सर महसूस हो रहा है। सेंट्रल में है कि नहीं है, बस ये देखिए। बाकी का आपको चेक करना है किस साइड गया है, उसके अकॉर्डिंग नहीं जो है सर। आपकी समस्याएं मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें मिलेंगी।
चलिए, अब आपकी नाभि जो है, यदि जितने लोगों का सेंट्रल है, ये हमारा सेंट्रल एरिया हुआ, यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ नाभि आपकी धड़कते हुए पाई जा रही है। चेक करिए, तो प्राय आपको गैस की समस्या, हार्ट बर्निंग यानी हृदय एरिया में जलन की समस्या, अनिद्रा, खांसी, और आप हमेशा तनाव ग्रसित रहेंगे। यदि कोई महिला है तो उनके मासिक धर्म से संबंधित समस्या बनी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नाभि से संबंधित सबसे ज्यादा, अभी स्पष्ट नोट कर लीजिए, यदि किसी का भी नाभि असंतुलित हो जाए, खासकर फीमेल का, तो उनका सबसे पहला प्रभाव दिखेगा मासिक धर्म असंतुलन होना, कब्ज होना। कब्ज से क्या समझते हैं आप लोग? कब्ज से आप लोग क्या समझते हैं? किसको कब्ज है, किसको कब्ज नहीं है, क्या समझते हैं? बोलिए गोविंद जी, कब्ज से क्या समझते हैं? कितने लोग मानते हैं कि हमको कब्ज नहीं है? या कितने लोगों को मानना है कि मुझे कब्ज की शिकायत नहीं है, मुझे गैस की समस्या नहीं है? सर अगर 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो व्यक्ति का वजन नहीं कहलाता है, या इसको बार बार नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। कितने लोग मान रहे हैं कि मुझे कब्ज नहीं है? कितने लोग मान रहे हैं कि मुझे कब्ज की शिकायत है? ये जानना चाह रहे हैं। अभी तो नहीं लगता सर, पहले प्रॉब्लम थी। जितने लोगों को लगता है कि कब्ज की समस्या नहीं है, बताएं भाई। नमस्ते सर। बड़ी लेट ज्वाइन कर रही हैं, बताइए कब्ज की समस्या है कि नहीं है? सर बहुत ज्यादा है। सर मेरे को तो कब्ज की समस्या ही रहती है। बाकी लोग, और कितने लोग को ऐसा है कि मुझे कब्ज नहीं है? सर मेरे को लगता है कि मेरे को कभी नहीं है। गुड। अनुराधा पाटिल जी, अंजलि जी, उदयभान जी। यस सर। आपको कब्ज की शिकायत है या नहीं है? नो सर। नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो बेटर है। और कोई? इसमें शर्माने की क्या बात है भाई, एक चीज बताइए। जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे आप ट्रीटमेंट करना सीखिएगा? क्योंकि ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेगी लोगों से जब आप ट्रीटमेंट करने जाइएगा, तो एक एक शब्दों को आपको पूछना पड़ेगा। कब्ज रहती है कि नहीं रहती है? पेशेंट का सामने से जवाब आएगा कि नहीं रहता, पेट ठीक रहता है, सारी बीमारी का जड़ पेट में ही छुपा रहता है। सर बट उसको होगी, वो कहेगा नहीं है बट होगी। वो भी ये चीज जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनसे भी तो जानना जरूरी है। कितने लोग मान रहे हैं कि मुझे कब्ज नहीं है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा कि कब्ज के कंडीशन में क्या है, कैसा है, तो कब्ज है कि नहीं है। श्यामवीर जी बताएं सर, कब्ज की शिकायत रहती है कि नहीं रहती है? बहुत प्यारा सब्जेक्ट है कब्ज, और पूरे इंडिया में उठा के पूछिएगा, भारत के किसी कोने में, तो लोग एक ही जवाब देंगे, हाँ पेट ठीक रहता है। कोई नहीं कहेगा कि पेट हमारे घर में, सब यही बात बोलेंगे, हाँ पेट ठीक रहता है।
और सारी बीमारी की उत्पत्ति का कारक जो है आपका पेटी। कितने लोग मान रहे हैं कि मुझे कब्ज की शिकायत नहीं? भाई जवाब दीजिए। जवाब नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ा जाए? सर कोई नहीं कह रहा, इसका मतलब सभी को होती है कहीं ना कहीं, थोड़ी कोई छोटी और बड़ी। जी सर। देखिए, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? यदि मुझे समस्या है तो हम अपनी समस्याओं को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसी में हमारी भलाई होती है। यदि यही हम सोचे कि नहीं भैया हम नहीं बताएंगे, नहीं समझेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं स्वाति जी, सबको रहती है। भाई जो लोग, मुझे यदि कब्ज की शिकायत है तो मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ भाई मुझे है, तो यदि मुझे है तो ट्रीटमेंट वहां पे वर्क करेगा, क्योंकि यह एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है आपकी एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर जो है एनर्जी सिस्टम तभी वर्क करेगी जब आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के कैपेबिलिटी आपके पास होगी। वह कैपेबिलिटी कब बनेगी? जब आप मानेंगे कि हाँ मुझे यह समस्या बनी रहती है, तब आपको एनर्जी वहां पे वर्क करेगी, नहीं तो एनर्जी वर्क नहीं करती। लाख पॉइंट लगाइए, कलर लगाइए, प्रेशर दीजिए, पंचर करिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जब तक नीड नहीं होगी, बॉडी आपको नीड नहीं मांगेगी, तब तक नहीं होगा। तो कब्ज अक्सर जो है अधिकतर लोगों को होता है, कुछ लोगों को छोड़ के, खासकर जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको कब्ज की शिकायत रहती है। शौच जाने की जो प्रक्रिया हमारी, आपकी या किसी की होती है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है विट्ठल दास मोदी जी के अकॉर्डिंग। जिस तरह से बच्चा एक जब उसको भूख लगती है खाना खा लेता है, जब उसको पोटी आती है पोटी कर लेता है, वह बच्चा अबोध है, वह अपनी न स्टूल के वेग को रोकता है, न यूरिन के वेग को रोकता है। जब उसे लगा तब कर लिया, दिन में 3 बार कर लिया, दिन में 4 बार कर लिया, दिन में 1 बार कर लिया। लेकिन यदि आप हेल्दी अपने आप को मानते हैं तो खाना कितने टाइम खाना चाहिए? जितने लोग भी हेल्दी, कितनी बार खाना खाना चाहिए? 2 बार। ममता जी आपके अकॉर्डिंग 2 बार हो सकता है, बाकी लोग भी हैं जो डेली खाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात्रि को संध्याकालीन सर भोजन। जब भूख लगे तभी खाना चाहिए सर। जब भूख लगे तभी खा लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन कितनी बार खाएंगे कि हमें भूख उतना ही बजे लगेगा। वो तो सर सुबह ही शाम होता है वैसे तो। खाना भोजन जो होता है वह आपका 2 टाइम ही सबसे सुटेबल होता है। ये नए चोचले आ गए पिछले 20 सालों में, उसके पहले चोचले नहीं थे। ब्रेकफास्ट करो, फिर से लंच करो, फिर स्नैक्स लो, इवनिंग स्नैक्स लो, नाइट का डिनर लो, ये चोचले 20 साल के अंदर आए। उसके पहले चोचले नहीं थे। भैया सुबह दबा के खा लो, शाम को जो है घर पहुंचो, खाओ पियो आराम से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अभी चोचले आ गए, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे तो लंच क्या करेंगे, फिर स्नैक्स शाम में क्या लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमें शौच कितनी बार जाना चाहिए? 2 ही बार सर। 2 बार। नहीं जी 2 बार नहीं जाएंगे, जितनी बार खाएंगे उतनी बार शौच जाएंगे। संभव है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैक्सिमम हम आप क्या करते हैं, 24 घंटे में 1 बार शौच जाते हैं, केवल 1 बार शौच जाते हैं। कोई सुबह में जाता है तो कोई शाम में जाता है, कोई जो है सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं। लेकिन 70 से 90% लोग जो है केवल 1 टाइम शौच क्रिया को जाते हैं। सुबह चले जाएंगे या शाम को जाएंगे, फिक्स है उनका, एक ही टाइम जाएंगे। लेकिन परफेक्ट पेट की पहचान हमारा, हम हेल्दी हैं कि नहीं है,
यह पहचान होती है कब, जितनी बार आपको भोजन कर रहे हैं, जितना भोजन उतना बार आपका शौच। सुनने में बोलने में बड़ी अटपटा लग रहा है कि नहीं? जी। संभव है ऐसा? जितनी बार भोजन उतना बार आपका शौच, संभव है? सर कुछ लोग होते हैं कि सर खाते हैं और फिर तुरंत वॉशरूम जाते हैं सर। भैया बीमारी नहीं पूछता, हम इतना ही पूछना चाह रहे हैं कि आप जितनी बार खाते हैं उतना ही बार आप शौच क्रिया को जाएंगे। कारण है कि जो लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, जैसे भी होंगे, हमारा भोजन 4 घंटे स्टमक में रहता है, 10 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर 10 घंटा वह आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये जो 10वें घंटे कंप्लीट होते हैं यानी 24वें घंटे यह आपके रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं, शौच क्रिया से निवृत्त हो जाता है। तो जो भोजन हमने सुबह में किया उसका भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो अगले दिन सुबह में हम शौच क्रिया से निवृत्त होंगे। शाम में जो भोजन किए हैं वह निवृत्त हम अगले दिन शाम में होंगे। दोपहर में जो भोजन किए तो क्योंकि 4 घंटा आपके स्टमक में रहा, 10 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहा, 10 घंटा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहा, तो फिर 24वें घंटे जो है वो आपके दोपहर के समय जब बनेगा तो आपको बाहर खोजना चालू कर देगा। आपकी हमारी किसी की भी यह प्रक्रिया 100% नहीं होती है। यानी जो टाइम बचता है उस कंडीशन में हमारा जो शौच होता है, जो हमारा स्टूल होता है, वह क्या होता है वहां पे? जमेगा तो सड़न होगी। जब सड़न होगी तभी आपको एक समस्या डेवलप करती है। वो समस्या क्या होती है? सड़ने के दौरान गैस बनती है। आप कहीं पे देखे होंगे, कहीं पे कचरा फेंका जाता है और उस कचरे फेंके हुए स्थान पे ध्यान से आप वॉच करिए, जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपको एक बहुत सी खूबसूरत सी अच्छी स्मेल आती है। तुरंत आप अपने नाक को बंद कर लेते हैं या फिर रुमाल से दबा लेते हैं। क्या होता है वो? वहां से क्या इंडिकेशन मिलता है? गैस गैस ही है सर वो गैस। गैस कब बनी? गैस बनी कब? जब वहां पे सड़न की स्थिति डेवलप हुई तो जाके आपको गैस बनी। सेम कंडीशन आपके शरीर के अंदर भी होता है। जब आपके शरीर के अंदर ये गैसेस बनेंगे तो आपके एक एक ज्वाइंट तक पहुंचेंगे। समस्या होगी, सर में दर्द होना। सबसे पहले गैस कहाँ जाती है? हवा ऊपर से नीचे जाती है या फिर नीचे से ऊपर जाती है या अपने समतल चलती है? ऊपर उठती है सर वो। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाती है। जब देखेंगे कि भंवर जब घूमती है, हवाओं का जब झोंका घूमता है, याद आ रहा है भंवर? जी हाँ सर, बम्बोड़िया बोलते हैं उसको। जब गर्मी का समय रहता है तो एकाएक हवा तेज झोंके में आते हैं और एक भंवरी बनती है। वह नीचे से देखिएगा ऊपर की तरफ जाती है। याद आ रहा है? शहरों में भी मिलता है, जिसे चक्रवात के नाम से आज के डेट में हम लोग जानते हैं। वो चक्रवात कैसे मूवमेंट करता है? नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करके निकलता है। तो सेम कंडीशन आपके शरीर में जो भोजन सड़ रहे हैं वहां से जो गैसेज निकल रही है, वह गैसेज जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी कंडीशन में अक्सर लोगों को चेस्ट में भारीपन, पेट फूला फूला सा रहना, सर में दर्द होना, चक्कर
पे भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता है तो उस किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट में यह नहीं मिलता है किस कारण से आपको बॉडी पेन हो रहा है। कोई बताएंगे जिस किसी ने भी बॉडी पेन के लिए टेस्ट कराया है और उसको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में कुछ मिला हो? नहीं आएगा सर। किसी को भी कहीं मिला? क्या मिला? नहीं मिला सर, पूरा मतलब बॉडी में पेन है लेकिन कहीं कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया है। और किसी को? ये जो आप ट्रीटमेंट आज सीख रहे हैं या जहाँ पे बाकी पैथियां निगलेक्ट कर देते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है बिना मतलब का, वहां पे ये कहने को मिलता है कि ये बंदा नखड़ा कर रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल, फिर इसको दर्द क्यों हो रहा है, फिर इसको एक्सेस गैसें क्यों बन रही? उसका कारण आपके पास है, वो है नाभि। यदि आपकी नाभि डिसलोकेट हो जाएगी तो यह कंडीशन बनेगा। नाभि जब ऊपर आपकी जा रही थी तो यहीं पे देखिए कि एक लक्षण मिल रहा था कि महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, लेकिन महिला के मासिक धर्म तो अनियमित हैं, असंतुलित हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में उसे कुछ नहीं मिल रहा है, न उसके ओवरी में सिस्ट मिल रही है, न उसके यूट्रस में फाइब्राइड मिल रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट। फिर यह मासिक धर्म असंतुलन क्यों हो रहा है? यदि कोई इस पे स्टडी किए हैं, गहन अध्ययन किए हैं, यदि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, यदि कुछ भी उन्हें मिला है तो बताएं। मिलता है ना कि सर सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, हमारे अल्ट्रासाउंड भी हमने कराया, ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, यूट्रस भी एकदम फर्स्ट क्लास है, फिर भी हमारा मासिक धर्म गड़बड़ हो जा रहा है और मासिक हमारे इरेगुलर हो रहे हैं, पेनफुल हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत पैथोलॉजी में कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल। ऐसा होता है? जी होता है सर। क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं आज के डेट में किसी भी पैथी से, उनके मेंस्ट्रुएशन को ठीक करने के लिए यदि वो मेडिसिन में जाते हैं तो उस मेंस्ट्रुएशन को ओपन करने के लिए मेडिसिन देते हैं ताकि मेंस्ट्रुएशन इनका इरेगुलर हो जाए। बाकी एक्यूप्रेशर में जाते हैं तो एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं? कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के डेट में? कोई है जो प्रैक्टिस करते हैं? क्या करते हैं सर जय किशन दास जी? प्रैक्टिस करते हैं सब। क्या करते हैं इस कंडीशन में? यदि कोई महिला है बोले कि मासिक धर्म हमारा असंतुलित है, इरेगुलर है, सबसे पहले उसके नाभि देखते हैं जी हम। नाभि देखते हैं। उसके बाद सर नाभि देखने के बाद में जो स्वादिष्टान चक्र है उसका, मणिपुर चक्र से नीचे है, वहां उसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज उसको मूवमेंट कर देते हैं हम दोनों उंगलियों से, इस तरीके से जी। ठीक है, आप वहां पे CV4 और उसकी जो है जो कनकी, जो उसकी पैर की दूसरी उंगली है, तीसरी मतलब चौथी उंगली है, उसको हम मूवमेंट कर देते हैं, उसकी गैस को बाहर कर देते हैं जी। उसको दर्द का प्रभाव कम हो जाता है। दर्द का प्रभाव कम हो जाता है, उसके बाद से कुछ दिनों में उसका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो जाता है। ठीक है जी सर, जी सर, यही काम करते हैं सर। पहला ट्रीटमेंट आप नेवल का ही करते हैं। तो आप सब जितने भी लोग हैं जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से क्लास ज्वाइन करते हैं, तो यदि कोई भी केस आपको मिले जिस केस में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं मिल रही, और जब एक बार मासिक धर्म इनबैलेंस होगा तो कितनी प्रकार की बीमारी को लेके आएगा, कोई बताएंगे? बोलिए कविता जी। कविता जी बताइए कितने प्रकार की बीमारी को लेके आएगा? सर अगर मेंसेस डिस्टर्ब होगा तो
बहुत तरह की होनी चाहिए, अब आप बताइए सर, मुझे नहीं मालूम। अरे आप एक सबसे महिला पहले तो है, मोटापा की समस्या आएगी सर। सबसे पहले मोटापा आएगा। अब वह मोटापा कहाँ पे होगा? नाभि के नीचे का सर। नहीं, अब आपको ये बहुत बारीक डायग्नोस है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सर अपर जाएगा तो मानसिक होगा ना सर, मणिपुर और चक्र ऊपर जाएगा तो आपके डाइजेशन से संबंधित और मानसिक रूप से संबंधित, इमोशनल रूप से संबंधित समस्याएं पाई जाएंगी। लोअर जाएगा तो उसके अंदर गंदगी में रहना, नहाएंगे नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा, मौसम बड़ी ठंडा है, छोड़ो नहीं नहाएंगे, केवल मुंह पे क्रीम पाउडर पोत लेते हैं, बाल को जो है साफ कर लेते हैं, ठीक है, बाकी नहाने से डरेगा, ठंडे पानी से डरेगा, नीचे डाउन हो जाएगा, ठंडे पानी से डर उसके अंदर समाहित हो जाए, पानी छुएगा उस पर यूरिन लग जाए, पानी देखेगा अच्छे से उस पर यूरिन लग जाए, नीचे डाल यदि इनबैलेंस हो गया। नाभिज का जो खेल है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसमें जितने गोते लगाइएगा ना उतने मजेदार एक एक डायग्नोस बन के आएंगे। 3 से 4 बजे की बैच में हमने अभी तक शायद पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं, पीडीएफ आपको थोड़ी देर में हम भेज देते हैं। पूरी डिटेलिंग जो है आपको नोट्स करने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल हम नोट्स किए हुए हैं, आपको उसमें मिल जाएगा, आप उसे बाकायदे सिस्टमैटिक देख लीजिए।